कैलिफोर्निया के तटीय इलाके में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय का यह छोटा परिसर अपनी शांत दिनचर्या के लिए जाना जाता था। यह जीवन रूटीन में बंधा हुआ लगता था। सुबह की कक्षाएं, दोपहर के सूरज में खाली लॉन और शाम को हॉस्टल की बालकनी से दिखता समुद्र का नीला किनारा। लेकिन हर साल वसंत ऋतु के आते ही इस सामान्यता को एक विस्फोटक परंपरा तोड़ देती थी। डेलाटोपिया नामक एक वार्षिक महापर्व डेलाटोपिया सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये छात्रों के लिए एक अनौपचारिक अनुष्ठान जैसा था। एक विदाई से पहले की दीवानगी, जहां लोग आखिरी बार अपनी आजादी और युवावस्था का उत्सव मनाते थे। शराब, संगीत, समुद्र और रात भर जागने का वादा, ये सब कुछ एक साथ होता था। और इसी अनुभव को जीने के लिए नील ने तय किया कि इस बार वह अपने दोस्तों के साथ हिस्सा लेगा। नील कॉलेज के आखिरी वर्ष में था और सामान्यतः वह काफी आरक्षित, अध्ययनशील और आत्मनिविष्ट स्वभाव का था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शायद यह जीवन के उस चरण की शुरुआत थी जहां वह महसूस कर रहा था कि समय सीमित है, कि कुछ पल अगर अब नहीं जिए गए तो हमेशा अधूरे रहेंगे। इसलिए जब उसके चार पुराने दोस्त हंटर, डेमन, बेंजामिन और अरमान उससे इस साल डेलाटोपिया में चलने को कहने आए, तो उसने बिना ज्यादा सवाल किए हाँ कह दी। ये पांचों एक एयरबीएनबी अपार्टमेंट में रुके, जो समुद्र के पास एक शांत पड़ोस में था। हल्के से झुके हुए नारियल के पेड़ों की छाया में छिपा वह अपार्टमेंट पहली नजर में ही सुकून देता था। शाम के समय जब वे सभी वहां पहुंचे, तो सब कुछ एक उत्सव की शुरुआत जैसा लग रहा था। अंदर हल्की रोशनी, बाहर समुद्र की गंध और सड़कों से आती संगीत की ध्वनि। वातावरण जीवंत और बेकाबू था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बातें, हंसी, योजनाएं। लेकिन जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी और नील ने दरवाजा खोला, वहां एक चेहरा था जिसकी उपस्थिति से हवा का बहाव ही बदल गया। दरवाजे पर खड़ा था अमीर, एक ऐसा नाम जिसे सब जानते थे, पर कोई भी अपनाता नहीं था। वह कॉलेज के शुरुआती दिनों में थोड़े समय के लिए उनके साथ जुड़ा था, लेकिन समय के साथ दूर हो गया था। अब वह बिना बुलाए प्रकट हुआ था, जैसे खुद को जबरदस्ती आमंत्रित मान बैठा हो। अमीर का व्यवहार शुरुआत से ही असामान्य था। उसने जबरदस्ती बातचीत शुरू की, अपने अनुभवों को बीच में घुसाया और समूह में खुद को घुलाने की कोशिश की। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में घबराहट थी। उसकी आंखें कमरे में किसी चीज की तलाश कर रही थी और उसकी उपस्थिति कुछ ऐसा महसूस करा रही थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। स्थिति तब गंभीर हुई जब यह पता चला कि अमीर ने हंटर की बहन से झूठ बोलकर अपार्टमेंट की चाबी ले ली थी। उसने कहा कि वह समूह के निमंत्रण पर आया है, लेकिन यह बात पूरी तरह झूठ थी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, हंटर ने बिना कोई संकोच उसे अपार्टमेंट से बाहर कर दिया। अमीर की प्रतिक्रिया विचित्र थी। उसने शर्मिंदा होने के बजाय आंखों में एक अजीब सी नाराजगी और घृणा का भाव दिखाया, जैसे वह अपमानित नहीं बल्कि धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा हो। घटना के बाद भी नील और उसके दोस्तों ने कोशिश की कि मूड न बिगड़े। उन्होंने इसे एक अजीब घटना मानकर भुलाने की कोशिश की। पार्टी चालू रही, संगीत बजता रहा, सड़कों पर नाचते लोगों की परछाइयां समुद्र की लहरों से मिलती रही। लेकिन अब सबके जहन में एक हल्का सा डर बैठ गया था, जिसे वे मानने को तैयार नहीं थे। रात थोड़ी और गहरी हुई और नील बालकनी में खड़ा हुआ हवा अब भारी लग रही थी। समुद्र की गंध में कुछ कड़वाहट घुल गई थी। दूर गली में उसे एक परछाई खड़ी दिखी। कुछ क्षण के लिए वह स्थिर रही और फिर जैसे पिघलकर अंधेरे में विलीन हो गई। नील ने तुरंत अपने फोन में लोकेशन शेयरिंग चेक की और चौंक गया। अमीर अब भी लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए उन्हें फॉलो कर रहा था। जब उसने यह बात हंटर को बताई, तो पूरे समूह ने अपने फोन चेक किए, लोकेशन बंद की गई। अमीर को ब्लॉक किया गया। लेकिन यह बस एक डिजिटल क्रिया नहीं थी, ये एक मानसिक प्रतिक्रिया थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी की जा रही हो। अब उत्सव की चकाचौंध में भी एक छाया गहराने लगी थी। हर हंसी के पीछे एक अनसुना प्रश्न था। क्या अमीर बस एक अजीब इंसान था, या कुछ और था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था? रात गहराती जा रही थी और डेलाटोपिया का शोर बाहर की सड़कों पर बढ़ता जा रहा था। अपार्टमेंट के भीतर नील और उसके दोस्तों ने माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अमीर की उपस्थिति और फिर उसका अचानक गायब हो जाना
एक अजीब सा साया बनकर उनके बीच मंडरा रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कान तो थी, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी, जैसे हर कोई किसी अदृश्य चीज की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो, पर कोई खुलकर कह नहीं रहा था। हंटर बार बार दरवाजे के लॉक की जांच कर रहा था। अरमान खिड़कियों के पर्दे ठीक कर रहा था और डैमन बिना वजह अपने फोन की स्क्रीन देखता जा रहा था। नील को यह सब असामान्य लगा, लेकिन वह समझ गया था कि हर कोई अंदर ही अंदर डरा हुआ है। अमीर ने जो किया था वह केवल असामान्य व्यवहार नहीं था, वह नियंत्रण की कोशिश थी, एक तरह की घुसपैठ जो अब मानसिक रूप से असर कर रही थी। बाहर पार्टी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन अंदर का माहौल अब धीरे धीरे बदल रहा था। नील ने बालकनी पर खड़े होकर एक बार फिर उस गली की ओर देखा जहां पहले अमीर की परछाई दिखी थी, और उसे लगा जैसे वहां फिर से कोई हलचल थी। वह साफ नहीं देख पाया, लेकिन एक बेचैनी ने उसे भीतर लौटने पर मजबूर कर दिया। करीब 2 घंटे बाद, जब बाकी सब धीरे धीरे नींद में जा रहे थे, नील अब भी जाग रहा था। कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थी, सिर्फ रसोई से आती रेफ्रिजरेटर की हल्की सी रोशनी बची थी। नील अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था कि अचानक उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, जैसे कोई चीज फेंकी गई हो। उसका शरीर एकदम सतर्क हो गया। उसने धीमे से चादर हटाई और देखा कि लिविंग रूम की कांच की स्लाइडिंग डोर के पास जमीन पर कुछ बिखरा पड़ा है। वह रेंगते हुए कमरे से बाहर गया और देखा वहां एक भारी पत्थर पड़ा था, जो अब भी दरवाजे के टूटे कांच के टुकड़ों के बीच में था। उसके सीने में धड़कनें तेज हो गई। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। उसने धीरे से चारों ओर देखा और अपनी सांस थामे हर कोने को परखा। तभी उसकी नजर लिविंग रूम के एक कोने में बने छोटे से कोठरी के दरवाजे पर गई। वह आधा खुला हुआ था, लेकिन अंदर इतनी गहराई थी कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। नील ने एक पल सोचा कि वह जाकर देखे, लेकिन किसी अंतर्ज्ञान ने उसे रोक लिया। उसने तुरंत हंटर को जगाने का निर्णय लिया। हंटर नींद में था, लेकिन जब नील ने उसके कान में फुसफुसाकर स्थिति बताई, तो वह तुरंत उठ गया। दोनों बिना शोर किए रसोई से एक भारी टॉर्च उठाकर लिविंग रूम में आए। अब दोनों कोठरी के सामने खड़े थे। नील का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हंटर ने इशारे से कहा कि वह दरवाजा खोले। नील ने धीरे से कोठरी का दरवाजा पूरा खोला। जो दृश्य सामने आया, उसने दोनों को कुछ क्षणों के लिए जड़ कर दिया। वहां कोने में एक बड़ा चमकदार चाकू, या कहें कि एक छुरी पड़ी थी, वही जिसे आमतौर पर रसोई में नहीं देखा जाता। उसका ब्लेड लंबा और चौड़ा था और हैंडल पर किसी प्रकार की रबर ग्रिप थी। यह कोई रसोई का औजार नहीं था, यह एक हथियार था। उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वह चाकू वहां कैसे पहुंचा? वह दरवाजा आधा खुला क्यों था? और कांच तोड़ने वाला पत्थर, क्या वह किसी का ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि असली इरादा छुपा रह सके? हंटर ने तुरंत कहा, हम पुलिस को बुला रहे हैं। बाकी सभी को जगाया गया। सभी डर और भ्रम की स्थिति में थे। डेमन कांप रहा था। अरमान दरवाजे के पास दीवार से टिककर खड़ा था, और बेंजामिन बार बार पूछ रहा था कि क्या अमीर अंदर था। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। पुलिस आई, लेकिन डेलेटोपिया के दौरान ऐसी घटनाओं को वे आमतौर पर वैंडलिज्म कहकर दरकिनार कर देते थे। रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन किसी प्रकार की गहरी छानबीन नहीं हुई। अमीर को कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी नंबरों से वह गायब हो चुका था। उसने सभी को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया था। लोकेशन हटाई गई थी, प्रोफाइल्स डिलीट हो चुकी थी। नील को समझ में नहीं आ रहा था कि डर ज्यादा किस बात का है, उस रात के संभावित हमले का, या इस बात का कि अब अमीर का कोई अता पता नहीं है। वह उन्हें जानता है, उनके नाम, उनके पते, उनके परिवारों की जानकारी। वह अकेला है, अस्थिर है, और अब उसे खो दिया गया है। अब अपार्टमेंट में एक भयानक शांति फैल चुकी थी। पार्टी की आवाजें अब भी खिड़की से आ रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक पृष्ठभूमि थी। असली डर तो उन चार दीवारों के अंदर बैठा था, उस अज्ञात के रूप में जो अब हर दरवाजे की दरार में छिपा हुआ लगता था। पुलिस के जाने के बाद अपार्टमेंट में जैसे एक निर्वात पैदा हो गया था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ रेफ्रिजरेटर की मशीन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, और खिड़की के पार पार्टी की बची खुची आवाजें
कभी कभी हवा में तैर जाती थी, लेकिन अब वो आवाजें पृष्ठभूमि बन चुकी थी। असली कहानी उन दीवारों के भीतर थी जहां डर अब स्थायी रूप से बस चुका था। नील सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद अब उससे बहुत दूर थी। उसके मन में घटनाओं की कड़ियां बार बार घूम रही थी। अमीर, एक ऐसा चेहरा जिसे वह शायद कभी गंभीरता से नहीं देखता था, अब उसके और उसके दोस्तों के जीवन में एक स्थायी छाया बन चुका था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक नियोजित प्रयास था, किसी तरह की मानसिक घुसपैठ का नतीजा, जिसने उनके विश्वास, उनकी सुरक्षा और उनकी दोस्ती तक को झकझोर दिया था। अगली सुबह तक कोई ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। सबके चेहरे सूने थे। हंटर, जो आमतौर पर मजाक करने वाला और बेफिक्र रहता था, इस बार सबसे चुप था। अरमान ने रात भर लिविंग रूम में दरवाजे के पास बैठकर बिताई। डेमन ने एक भी शब्द नहीं कहा, सिर्फ वह खिड़की के बाहर देखता रहा और बेंजामिन ने अपना फोन बार बार चेक किया। शायद किसी उत्तर की तलाश में वे सभी जानते थे कि अमीर ने सिर्फ उनके साथ नहीं खेला था, उसने उनकी चेतना, उनके मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ किया था। उन्होंने अपने फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया के हर माध्यम से उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे गायब हो गया था। उसके सारे प्रोफाइल डिलीट थे, उसकी लोकेशन अब किसी भी ऐप में नहीं थी, और यहां तक कि उसके पुराने दोस्तों से भी कोई संपर्क नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में डेलटोपिया खत्म हो गया। सड़कों से रंग हट गए, समुंदर की लहरों पर फिर वही पुरानी शांति लौट आई। लेकिन नील और उसके दोस्तों के भीतर जो अस्थिरता रह गई थी, वह कहीं नहीं गई। वापस कैंपस लौटने के बाद भी वे खुद को सामान्य नहीं कर पाए। हर अंधेरी गली, हर बंद दरवाजा, हर अपरिचित चेहरा अब संदेहास्पद लगने लगा था। नील को रात में अब अक्सर नींद से डर के मारे झटका लगता था। उसे लगता कि कोई कमरे में है, कोई छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी है। लेकिन जब वह लाइट जलाता तो सब कुछ शांत होता। लेकिन वह डर अब भीतर बैठ चुका था। हंटर ने यूनिवर्सिटी से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया। मानसिक थकावट का हवाला देकर डेमन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और बेंजामिन ने अपार्टमेंट बदल लिया। अरमान अब अकेले रात को बाहर निकलने से बचने लगा था। उन सबके बीच की दोस्ती अब भी थी, लेकिन उसके स्वर बदल चुके थे। अब उनमें उत्साह नहीं, बल्कि साझा डर की चुप्पी थी। कभी कभी वे फिर से मिलते थे, किसी कैफे में, कॉलेज के पुराने कोने में, लेकिन अब बातों में वह सहजता नहीं थी। सब कुछ नपातुला और सावधानी से भरा हुआ लगता था, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से बदल दिया हो। एक रात जब नील अपनी नोटबुक में इन सब के बारे में लिख रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसका लैपटॉप स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया है। स्क्रीन पर एक ब्लैंक विंडो खुली थी और उसमें एक सिंगल लाइन चमक रही थी, तुमने मुझे नहीं रोका। वह कंपा गया। उसने तुरंत सब बंद कर दिया, लेकिन वह संदेश उसकी चेतना में अटक गया। उसने अगली सुबह यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। सब कुछ ठीक दिख रहा था, कोई वायरस नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। लेकिन नील जानता था कि वह अकेला नहीं था। अब हर कदम पर उसे लगता था कि कोई देख रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ते समय, डाइनिंग हॉल में खाना खाते समय, यहां तक कि जब वह अपने कमरे में होता तब भी उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। यह डर अब वास्तविक हो गया था, क्योंकि यह किसी परछाई का नहीं, बल्कि एक इंसान का डर था जो मानसिक रूप से अस्थिर था और अब गायब था। वह जानता था कि अमीर कहीं है, कहीं छिपा हुआ, किसी चीज की प्रतीक्षा करता हुआ। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सब जानते थे कि वह लौट सकता है। कोई सबूत नहीं था, कोई चेतावनी नहीं, लेकिन वह संभावना अब एक सच्चाई बन चुकी थी।